Dear all, good morning. Am I audible? Yes. एक बार बता दीजिए. Yes, sir. Okay. देखिए ये स्क्रीन मैंने शेयर की है. आप बताइए कि ये स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? वन नोट. Yes, sir. ओके, ठीक है. अच्छा, लास्ट डे मैंने आपको क्या बोलते हैं, एक ऑनलाइन क्लास की वीडियो सेंड की थी. आप लोगोंने देखी थी हीटिंग इफेक्ट वाली? Yes, sir. देखी थी पर ज़्यादा समझ नहीं आई. ठीक है, चलो कोई नहीं. वो इसलिए क्योंकि बेसिक्स जो है वो आप लोगों को नहीं बताया गया था, तो इसलिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं. बेसिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो अभी इस क्लास में अंतरिक्ष है, मेरे साथ दीपक है और लावण्य है, राइट? लावण्य, एक बार आप चैट पे रिप्लाई कर दो कि आपको जो है आवाज़ आ रही है कि नहीं. विपुल भी शायद, मुझे लग रहा है इसमें दीपक जो भी है. ओके, यस सर, ओके फाइन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग. इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी. देखिए ये आपका 12th चैप्टर है. गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग. चलिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले म्यूट कर लीजिए अपने आप को. सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज. देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज से अगर मेरा मतलब है, चार्ज देखिए दो तरीके के होते हैं. चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज जो होता है या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, तो देखिए आप लोगों ने 9th पढ़ा होगा कि कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, ये देखिए एक एटम है. इस एटम के जो सेंटर पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में. और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो रिवॉल्व करता है. ये भी आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है ना? जितना जो भी एटम होता है, एटम जो होता है वो बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है. क्यों नहीं चार्ज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है किसी भी एटम में वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है. इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज. तो चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, चलिए सोडियम एक हमारा एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. ठीक है. अब 11 कैसे होता है? अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो देखिए हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम. तो सोडियम का जो संख्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है. जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है बेटा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं. ठीक है. और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं. तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर अगर 11 है, तो सोडियम में बेटा 11 ही प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे.
11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन पॉजिटिव होंगे, 11 न्यूट्रॉन नेगेटिव होंगे, तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे, इसलिए किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप मुझे बताइए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं? जिनको आ गई चैट पे रिप्लाई करते रहो। ओके फाइन। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हाँ चैट पे रिप्लाई करते रहिएगा सब लोग, तो उससे थोड़ा सा मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर आप माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कभी भी किसी भी एटम पे इलेक्ट्रिक चार्ज कब आता है, जब उसमें या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब बढ़ जाए, जिसे कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, जिसे कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी देखो कोई भी एटम है उसमें से प्रोटॉन नहीं निकलता है, और बेटा ना ही न्यूट्रॉन निकलता है। जो भी रिएक्शन में पार्ट लेता है वो बेटा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यह है कि इलेक्ट्रॉन निकलता कब है, तो देखिए सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। इसका मतलब ये हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो होता है 2, 8 और 1। ये आपने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। तो सोडियम एक मेटल है, सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो मेटल क्या है, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। ऐसे ही क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 2, 8 और 7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी भी एटम से, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी उसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है क्लोरीन, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको बनाना है 2, 8, 8 स्टेबल कन्फिग्रेशन के लिए। और सोडियम को भी स्टेबल होना है, 2, 8 आउटर मोस्ट में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। तो क्या हुआ, क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर एक आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये सोडियम पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। तो जब एक्सेस हुआ, देखिए एक्सेस कब हुआ, देखिए क्लोरीन पे देखिए एक्सेस हुआ, ये देखिए क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और देखिए यहाँ पर डिफिशियंसी का मतलब होता है कम हो जाना। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है तो इस पर देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, क्योंकि इसने लूज कर दिया है, तो इस पर हो गया है क्या, देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा एक नेगेटिव जो है पार्टिकल है। अब मान लीजिए जैसे आप एक इंसान है, ये देखिए ये है दीपक। अब ये दीपक है, अब दीपक में क्या है, मान लो सपोज करो हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर बहुत निगेटिविटी है ना। निगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन से मेरा। अब दीपक गया एक टीचर के पास, बोला सर मैं बहुत निगेटिव इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत जो है कॉन्फिडेंस लूज है। तो वो क्या करेंगे, वो इसकी निगेटिविटी को बाहर करेंगे, बोलेंगे तुम अब पॉजिटिव हो, तो क्या करोगे, निगेटिविटी को निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। तो वही चीज़ है, अगर निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो बंदा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मान लीजिए कोई बंदा जो बहुत अच्छा था, दीपक पहले न्यूट्रल था, ठीक है, अब उस पर संगति ऐसे दोस्तों से हो गई जो उसको बोलते चल खेलने चलते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला केस देखिए। तो जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए यानी निगेटिविटी उसके अंदर आ गई, तो वो बंदा क्या हो गया, निगेटिव थॉट वाला पर्सन। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगोगे तो कोई भी एटम तो उस पर निगेटिवली चार्ज आ जाता है। और अगर मान जो सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डिफिनीशन क्या हुई वो मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन लिखिए। ए चार्ज साथ साथ लिखेंगे हमारे, अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी which is defined by axis or deficiency of electrons on a body।
तो देखिए लिखा है अ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक फिजिकल एंटिटी है जो डिफाइन की जाती है या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, या डिफिशिएंसी हो जाए, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको पहले लिख लीजिए एक बार, इसको मैं रब कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था, केवल और केवल आपको ये समझाने के लिए था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो उस एटम पे निगेटिवली चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कमेंट एक, ए बॉडी इज said to be negatively charged if it gains electron. A body is said to be positively charged if it loses electrons. अब आप मुझे बताइए ये डिफिनीशन और ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया? जिसको आ गया वो यस लिखो, जिसको नहीं आया वो नो लिखो, बताओ। माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं। लावण्य को आ गया, दीपक को आ गया, बाकी इसमें एक बच्चा और भी तो है, अंतरिक्ष। अच्छा, अंतरिक्ष जो है वो MR तोमर, ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपको नहीं भी आएगा ना तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको इवनिंग में जो फिजिकल क्लास होगी वहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ आप लेते रहिए। चलिए, अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पे बेटा चार्ज कितना होता है, इसका एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे कहते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
करते हैं पॉजिटिव 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको एक बॉक्स में लिख लीजिए कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है। देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको बोलते हैं कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर सी से, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कूलम तो नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर सी से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेड डाल लीजिए क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए कोई भी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज। तो देखिए कोई बॉडी पे टोटल चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। यानी अगर मैं किसी बॉडी पर टोटल चार्ज की बात करूं, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, तो एनी बॉडी कैन हैव द टोटल चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। यानी कोई बॉडी इतना चार्ज एक्वायर करती है जिसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है उसमें किसी भी एन मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी आप ले लीजिए, तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे 1 2 3 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसे, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम की मैं बात करूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर मैं 11 बात करूं तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो हम कहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है बेटा उतना ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 प्रोटॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 11, ये 11 क्या है, ये है एन, और ये पी क्या है, ये है चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू देखो बराबर होती है, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, तो चार्ज की वैल्यू बराबर होती है। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और जब हम इसकी बात करेंगे तो 11 क्या है, ये है एन,
इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी हो गया। अब आप देखिए ये निगेटिव बेटा है, ये पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए अगर हम किसी एटम की बात करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है ना, 11 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अगर सोडियम ने मान लेते हैं चलिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो प्रोटॉन तो सेंटर में रहता है एटम के, वो तो 11 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो वो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 11 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हुई, माइनस ऑफ 10, यहाँ पे 10 एन की वैल्यू 10 है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप देखिए एक प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो कोई भी बॉडी कितना चार्ज एक्वायर करती है, वो हमेशा होती है क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बॉडी चार्ज जो एक्वायर करे वो एन की वैल्यू जो है मैं ले लूँ एन इंटू ई है तो एन की वैल्यू ले लूँ 1.1, ना कभी नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा इंटू ई। वो हमेशा क्या होगा, या तो 1 ई होगा या 2 ई होगा या 3 ई होगा, 4 ई होगा, इस तरीके से होगा। तो कोई भी बॉडी जो चार्ज एक्वायर करती है इट ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसको लिख लेते हैं एक बार, चलिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज, लिखेंगे सब लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज तो हम लिख लेते हैं इट इज डिफाइंड एज an integral multiple of magnitude of charge of single electron इट इज डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे एक चीज बोल रहे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज, यहाँ पे एक ऐड कर लीजिए, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। ये अब लैंग्वेज सही हो गया। इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q इक्वल टू एन इंटू ई, इसको एक बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसमें किसी भी नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 कभी फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है कि हमने अपना आपका कोई है कि बस हमने सर 4.5 करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया, कभी नहीं होगा। वो या तो 4e होगा या तो 5e होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं होगा कि 4.33 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यस और नो? यस सर। अंतरिक्ष को समझ में आ गया, लावण्य को समझ में आ गया, दीपक की बात करेंगे। दीपक नहीं, दीपक आप एक बात समझिए, जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए यहाँ पे जो n इंटू ई में लिखा हुआ हूँ ये क्या है, टोटल चार्ज इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज की वैल्यू बताता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास में गया और मेरे पास एक बिस्कुट का पैकेट है, ठीक है, क्या है बिस्कुट का पैकेट है, ये देखिए ये है क्रैक जैक, है ना। तो मैं आपको जो बिस्कुट दूंगा या तो 1 दूंगा या 2 दूंगा या 3 दूंगा, मैं कभी आपको ना आधा चौथाई काट के नहीं दूंगा, यानी 0.75 बिस्कुट नहीं दूंगा, 1.25 नहीं दूंगा, 1.5 नहीं दूंगा। जब भी दूंगा कोई ना कोई मल्टीपल दूंगा, मल्टीपल ऑफ नंबर। समझ रहे हो मेरी बात लावण्या, अरे सॉरी क्या दीपक? तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो या तो n की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया 1, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बताया था उसका मल्टीप्लाई करो, 2 उसका मल्टीप्लाई करो, 3 उसका मल्टीप्लाई, 14 हो सकता है,
99 हो सकता है, लेकिन कोई फ्रैक्शनल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब हर बॉडी मतलब हर बॉडी अलग अलग एटम से बनी होगी ना, कोई आयरन का बना होगा, कोई एल्युमिनियम का बना होगा बेटा, कोई जिंक का बना होगा, कोई कॉपर का बना होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे उस एटॉमिक नंबर से। आपने कभी एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में सुना है? आयरन जैसे है, मान जो आयरन है, एल्युमिनियम का 13 होता है, 13.3 एटॉमिक नंबर तो नहीं होता है ना, 3 होता है। तो क्या हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन का, पता चल जाएगा एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है। समझ में आ गया अब दीपक? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक करंट सब लोग। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। सो इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of electric charge. The rate of flow of electric charge through any conductor देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड एज ईदर डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ लगा दिया रेट। लाइफ में हमेशा याद रखेंगे जब भी हम रेट की बात करते हैं इसका मतलब हम टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो हम कहेंगे पावर इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क। या तो आप इसको बोलिए वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है बोलिए रेट ऑफ डूइंग वर्क। वैसे ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो बन गया रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और देखिए ये I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हो गया करंट का फॉर्मूला। और हमने अभी देखा है जो टोटल चार्ज एक्वायर बाई बॉडी होती है वो होता है NE, दैट इज डिवाइड बाई टी। तो करंट का जो टोटल फॉर्मूला बन गया, या तो आप ये यूज कर सकते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला यहीं से बन सकता है I इक्वल टू NE बाई टी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, ये दोनों एक साथ आप लिख सकते हैं। देखिए जो करंट है, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर I। तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर I, और इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है एम्पियर। इसको कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। इसकी कुछ छोटी इकाई भी है करंट की, तो एक तो हो गया एम्पियर। देखिए करंट को जैसे हम एम्पियर की बात करें तो जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर हो गया, यानी 2 एम्पियर करंट हो रही है, 5 एम्पियर हो गया, ठीक है, 15 एम्पियर हो गया। हमारे घरों में जो सॉकेट होता है अगर आप देखेंगे तो एक तो होता है छोटे वाला सॉकेट, और एक जहाँ पे क्या बोलते हैं AC लगाया जाता है, एक बड़ा सॉकेट होता है ऐसे, ठीक है ना, जहाँ पे हैवी जिसमें गीजर लगाया जाता है। ये छोटा वाला सॉकेट होता है, ये 5 एम्पियर का सॉकेट होता है, और जो बड़ा वाला सॉकेट होता है बेटा वो 15 एम्पियर का सॉकेट होता है। ठीक है, अब इनकी कुछ छोटे इकाई भी हैं, छोटा यूनिट भी है। तो छोटे यूनिट में क्या है, जैसे मिली एम्पियर है, इसे बोलते हैं मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। और जो मिली एम्पियर की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। ऐसी एक यूनिट और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो है माइक्रो एम्पियर, इसे बोलते हैं माइक्रो। ये आपको याद रखना होगा, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये इसको एक बॉक्स में लिख लीजिएगा, ये एक छोटी यूनिट है, ऐसा यूनिट इसकी करंट की। ठीक है, तो करंट फिर से एक बार समझते हैं करंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला बन गया है। अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑलरेडी पढ़ा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज।
ये हो गया हमारा फार्मूला, करंट के दो फार्मूले, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर आई से, और ऐसा ही यूनिट बेटा होती है इसकी एम्पियर। बात समझ में आ गया सबको, यस और नो? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सर एक बार नीचे कर दो। रुक जो मैं कर रहा हूँ, पहले बताओ समझ में आ गया नहीं? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और जब नोट कर लें तो एक बार बता दिया करिए कि हाँ सर डन हो गया। सर डन। डन सर। वेरी गुड, एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, और वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए एक मैं छोटा सा पहले सर्किट बना रहा हूँ, उससे हम समझेंगे। अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये जो जिगजैग लाइन है वो क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी में ये बार बार लाइन आपके सामने आएगा। देखिए ये जो लगा हुआ है इसे कहते हैं सेल या बैटरी, ठीक है ना, सेल है ये। अभी फिलहाल के लिए हम इसको आपको मान के चलिए कोई सेल लगा हुआ है, और ये जिगजैग लाइन है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। जब भी करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो उसको अपोज करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तभी वॉक कर पाते हैं क्योंकि आपका बॉडी और जो ज़मीन होता है उसके बीच में एक फोर्स लगता है, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। या आपने एक फुटबॉल को किक कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि ये ज़िंदगी भर तक दौड़ता रहेगा, ये कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। वैसे जब करंट फ्लो होता है तो उस पर भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो वो यहाँ पे लगा हुआ है, जिगजैग लाइन मतलब करंट को रोक रहा है ना, रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है, जो भी बैटरी होती है, सेल होता है, अगर आपने देखा होगा तो उस पर एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। जो पॉजिटिव वाला लाइन है इसे, ये जो लाइन है इसे, ये होता है हाई पोटेंशियल, ये होता है हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल। और जो छोटा वाला दिख रहा है निगेटिव, ये होता है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो होता है, हमेशा याद रखेंगे, करंट हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल। देखिए हाई पोटेंशियल लाइन ये है, बड़ी वाली लाइन, तो हमेशा हाई पोटेंशियल से निकलेगी। ऐसे ट्रेवल किया उसने, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, ये ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर बाद में लो पोटेंशियल तक चली जाएगी। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से चलेगी और लो पोटेंशियल तरफ, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लीजिए सपोज करिए कि मैंने सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सर्किट को चेंज कैसे कर दिया? देखिए सर्किट में हमने बैटरी जो लगाई अब ऐसे लगा दी, और अब मैंने अगर आपसे कहा कि बताओ इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो आप देख के बता देंगे जो बड़ी वाली लाइन है वो क्या है। बड़ी वाली लाइन पे क्या हो गया? बड़ी वाली लाइन पे हो गया पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, छोटी वाली लो पोटेंशियल। तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल साइड टू लो पोटेंशियल साइड। ये देखिए, ये है कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये बात समझ में आ गया आपको, यस और नो? ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
डन, ओके। एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल लिखते हैं एक बार। ए करंट ऑफ a current of 150 milliampere flows through a circuit for 2 minutes. For 2 minutes. Find the amount of charge. Find the amount of charge that flows through the circuit. क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बोल रहा है करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर। ये देखिए करंट बोल रहा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन दे रखा है आई कितना है, 150 मिली एम्पियर। बाद में बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की। बोल रहा है एक सर्किट में फ्लो हो रहा है, कितने मिनट के लिए फ्लो हो रहा है बेटा, टी इज इक्वल टू बोल रखा है 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। चलिए अब मैं आपको फिजिक्स का कुछ बेसिक समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि क्या मेरा जो यूनिट दे रखा है वो स्टैंडर्ड यूनिट है या नहीं। जैसे टाइम की बात करें, देखिए टाइम दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट ये टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट में टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमेशा सेकंड। तो पहले मैं इस टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट मेरा होता है टाइम का सेकंड। तो 2 मिनट मतलब 2 × 60, दैट मीन्स 120 सेकंड। अब ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे देखिए करंट मिली एम्पियर ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो देखिए करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट, वेरी गुड, करंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। अब आप देखिए, आपको करंट पता है, आपको टाइम पता है, और मुझे निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो फॉर्मूला मैंने करंट का केवल 2 ही बता रखा है, Q/T और NE/T। तो यहाँ पे देखिए चार्ज निकालने के लिए तो ये निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो ये करते। तो हम लिखाएंगे करंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए I × T। तो देखिए I की वैल्यू है 150 × 10⁻³ इंटू टाइम की वैल्यू दे रखा है बेटा 120। अब देखो, अब ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अब इसमें कोई साइंस नहीं है। अब देखो मुझे 12 की टेबल पता है, तो 12 पंजे 60, 12 × 5 करेंगे 60, 0 कैरी 6, 12 × 12 + 6 18। एक 0 यहाँ से बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ से बढ़ाएंगे। अब ये सब कैलकुलेशन आपका है कि आप कैसे करते हैं। देखिए ये जो है, देखिए 3 0 यहाँ पर है और 3 माइनस साइन यहाँ है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ये 3 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा चार्ज की वैल्यू 18 कूलाम। क्लियर है लावण्य? यस सर। हाँ लावण्य बताइए। मल्टीप्लाई में 0 कैसे कैंसिल हो सकते हैं, वो तो डिवीजन में होता है। बेटा देखो इसे सुनो, 8,000 और ये 10⁻³ को हम लोग कैसे लिखते हैं, आप देखिए ये 10⁻³ है, तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए डिवाइड बाय 10⁻³, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। ये देखिए, अच्छा ठीक है, समझ गया। चलिए सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। लावण्य ने लिखा है 18,000 इज द आंसर, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए कोई नहीं। अच्छा अब समझिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। साथ में वेट। तो अभी देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, ये देखिए कोई करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में, ठीक है। तो बेटा करंट फ्लो कभी भी किसी वायर में अपने आप नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉज है। नेचुरल लॉ जिसे कहते हैं नेचुरल फिनोमिना जो होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं आपसे कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है, आप देखिए, आप एक घर में आपने मदर से कहा अगर आप चाय पीते हैं, ठीक है, नहीं तो दूध पीते हैं, तो आपने कहा कि दूध गर्म करके दे दो मुझे, मदर ने आपको दूध दे दिया। देखिए ये कप में मिल्क भरा हुआ है, और जब इसको गर्म किया, मान लेते चलिए ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद आप मुझे बताइए, ये जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो दूध जो आप गर्म करके आपकी मदर ने दिया है, ये ठंडा हो जाएगा या और ज्यादा गर्म हो जाएगा? सर और ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये किसने बोला और ज्यादा गर्म हो जाएगा? नहीं सर गर्म करने पे तो ये गर्म ही होगा ना। अरे आपको दे दिया टेबल पे, तो सर ठंडा होगा। समझता ही नहीं है ये लड़का दीपक। आपको दे दिया तो कुछ टाइम के बाद जो है वो ठंडा हो जाएगा ना, यस सर। यानी टेम्परेचर की वैल्यू गिर जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए, आप ले आए एक कोल्ड ड्रिंक। आप क्या लेकर के आ गए? एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है। अब जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आए, तो ये कितने टेम्परेचर पे था, ये ले लेते हैं, मान लीजिए चलिए कि बहुत ठंडा था, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोतल आपको दे दिया। अब आप मुझे बताइए, जब ये आपके पास आ गया और आपने इसको घर पे रख दिया, कहाँ पे? टेबल पे, जिस पे आप पढ़ते हैं, आप बताइए ये गर्म होगा या और ज्यादा ठंडा हो जाएगा? सर नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, तो मैं इस टेम्परेचर के हिसाब से बताओ, गर्म होगा? सर गर्म। गर्म होगा। गर्म। यानी देखिए, एक चीज ठंडा हो रहा है, एक चीज गर्म हो रहा है, रख रहा हूं मैं इन्वायरमेंट में ही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम समझते हैं नेचुरल फिनोमिना क्या होता है। देखिए, नेचुरल फिनोमिना का मतलब ये है, दो बॉडी जब भी क्या बोलते हैं इन कांटेक्ट में आती है, मान लेते हैं चलिए एक बॉडी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरी बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है। देखिए ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। टेम्परेचर T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, तो जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, हीट फ्लो होता है। क्या होता है? हीट फ्लो। ये नेचुरल फिनोमिना है। तो हीट फ्लो तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम ना आ जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक फ्लो होता रहेगा, ठीक है। वैसे देखिए, ये जो ग्लास था, जो आपकी मदर ने आपको दिया, जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये आपको दे दिया, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है जिसमें आप बैठे हुए हैं, एनवायरमेंट टेम्परेचर, वो तो बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अब देखिए, हीट का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? नेचुरल लॉ में हीट फ्लो हमेशा होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट का फ्लो कैसे होता है? हीट हमेशा फ्लो होता है हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड। ये नेचुरल लॉ है। तो हाई टेम्परेचर क्या है? देखिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर क्या है? एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो हीट यहां से निकलेगी और इन्वायरमेंट को जाएगी, इसलिए तुम्हारा जो ये मग था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है, हीट ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड। अब बात करते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक आप लेके आए थे, ये गर्म क्यों हो गया? देखिए ये रहा वो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब आप मुझे बताइए, हीट कहां से कहां जाएगी? इन्वायरमेंट में हायर टेम्परेचर है, कोल्ड ड्रिंक में लोअर टेम्परेचर, तो हीट फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी कि एनवायरमेंटल का हीट लेगा कोल्ड ड्रिंक और वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, लावण्य समझ में आया? ठीक है, तो अब देखिए, एक मिनट, अब देखिए, मैं आपको इसको रब कर रहा हूँ। यानी कि एक चीज़ हमें समझ गए कि जो हीट जो का फ्लो जो होता है वो कैसे होता है? हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड। ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक बार इसको लिख देते हैं, समझ। अभी देखिए, मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक प्री रिक्विजिट तैयार कर रहा हूँ।
ठीक है ना। तो देखिए हीट का फ्लो तभी होता है, हीट का फ्लो तभी होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, यानी वेन एवर देयर डिफरेंस इन टेम्परेचर। और हीट का फ्लो तभी होगा, हीट का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए लिक्विड कैसे फ्लो होता है, लिक्विड नेचुरली कैसे फ्लो होता है। देखिए वो हमेशा होता है हाई प्रेशर साइड टू प्रेशर, हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड। लिक्विड नेचुरली कैसे फ्लो होता है, हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड। जैसे देखिए आप ने ये देखिए ये ज़मीन है, ठीक है ना, और ये आपका घर है, घर के ऊपर टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, यहाँ से एक नल लगी हुई है और यहाँ पे आपने टोटी लगा दी और यहाँ पे जैसे आप नल खोलेंगे पानी अपने आप गिरने लगेगा, है ना। तो क्यों ये अपने आप, क्योंकि ये देखिए जो ऊपर पानी भरा हुआ है ये है, इस पे प्रेशर हाई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी तो वो होता है क्या, mgh। आपने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों पढ़ा होगा, है ना। और ये देखिए जो ऊपर वाला साइड है, ऊपर वाला साइड है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितना होगा, mgh। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो हाई एनर्जी साइड से लो तो अपने आप पानी गिरता है ऊपर से नीचे, है ना। यानी टंकी ऊपर लगी हुई है, नीचे हमने नल खोला ऑटोमेटिक, क्योंकि ये हाई प्रेशर साइड है और ये लो प्रेशर साइड है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से लिक्विड फ्लो होता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक जो है वो ये सब नहीं था, ये तो केवल एक समझाने का तरीका था। अब देखिए करंट भी अपने आप फ्लो नहीं होगा। करंट कब फ्लो होगा, उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, करंट कहाँ से आया, करंट को अपना फ्लो करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है। तो देखो किसी भी बॉडी में करंट तभी फ्लो होगा व्हेन एवर देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल। तो करंट हमेशा उस डायरेक्शन फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल साइड से लो पोटेंशियल साइड। मान लीजिए अगर एक वायर है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, हाई से लो की तरफ होगा, यानी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल साइड से लो पोटेंशियल साइड। जैसे हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड, वैसे करंट फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इसीलिए जब मैंने सर्किट डायग्राम बनाया था, ऊपर देखिए ये रहा, तो मैंने कहा था कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये देखिए करंट ये हाई पोटेंशियल है, वहाँ से निकला और लो पोटेंशियल साइड की तरफ गया, ये एक नेचुरल लॉ है। और आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी ऐसे होती है, बैटरी में छोटा सा ये लगा होता है इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव का मतलब है ये बड़ा है, ये छोटा है, इधर वाला पार्ट। तो करंट कैसे निकलेगा, करंट इधर से निकलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखो यस सर। अब ये तो हमने आपको समझाया करंट कैसे फ्लो होता है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बताओ ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या होता है। तो देखो करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कहाँ से फ्लो होगा भाई, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि जब तक टाइम के रेस्पेक्ट चार्ज फ्लो नहीं होगा करंट तो नहीं आएगा। ये चार्ज कौन फ्लो करा रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चार्ज फ्लो हो रहा है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन ये होती है, ध्यान से समझिएगा, वर्क रिक्वायर्ड। देखिए एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस चार्ज को मुझे यहाँ पहुँचाना है, तो ये क्या है, अब चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, तो चार्ज पे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, हमको चार्ज को मूव कराना है, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क रिक्वायर्ड, वर्क किसका, मूव करने के लिए, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे भी देखिए चार्ज का फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज वर्क रिक्वायर्ड to move a charge from one point
टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर. Work required to move a charge from one point to another point. ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैथमेटिकली डिनोट किया जाता है V इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज W बाई Q. इसका नोटेशन क्या है? डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंट बाय. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज वो है कैपिटल V. SI यूनिट होती है इसकी वोल्ट्स, इसको भी V से डिनोट करते हैं. ठीक है. कुछ बड़ी यूनिट इसकी देखिए क्या है. इसकी बड़ी यूनिट जो होती है वोल्ट की, इसकी होती है, अगर हम बात करें मिली वोल्ट की तो क्या हो जाएगा? 1 मिली वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट. एक होता है किलो वोल्ट. किलो वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट. ठीक है. तो मिली वोल्ट छोटी इकाई है, किलो वोल्ट बड़ी इकाई है. SI यूनिट. बात समझ में आ गया ये बेटा आप लोगों को? क्या है सर ये SI यूनिट किसकी है? SI यूनिट वोल्ट है बेटा. ये किसकी है ये? पोटेंशियल. ये वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल. इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. इसको वो V से डिनोट करते हैं. वोल्ट्स होता है ना. तो ये किसकी है? पोटेंशियल की यूनिट है. ये बड़ी यूनिट है. ये छोटी यूनिट है ये वाली, और ये बड़ी यूनिट है वोल्टेज की. और भी होती है, जैसे 1 मेगा वोल्ट हो गया, 10⁻6 वोल्ट. ठीक है दीपक? यस सर. अभी किसने पूछा था? इसने, अच्छा अंतरिक्ष ने पूछा होगा. आवाज है ना अंतरिक्ष? हाँ हाँ, रेज हाँ बताओ. आपने रेज हैंड किया पूछने के लिए या बताने के लिए? हाँ सर मैं ही था. चलिए. सर ये जो MV है ये छोटी यूनिट है ना इसकी? हाँ स्मॉल एम. ये स्मॉल एम है बेटा. मिली है. मिली, इसको बोलते हैं मिली वोल्ट. मिली वोल्ट. इसे बोलते हैं किलो वोल्ट. किलो तो बड़ा होता है ना, किलो वोल्ट. और ये जो एम है इसे बोलते हैं मेगा वोल्ट. ठीक है. देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, और वो ये है कि जो आप शाम को आए ना, तो एटलीस्ट आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता हो, ताकि आप वहाँ पर बैठ करके ना आपका टाइम ख़राब ना हो. इसके लिए हमें 1 घंटे क्लास, 1 घंटा मैं और चाहता हूँ आपके साथ कि आप मुझे दें. ठीक है ना? ताकि थोड़ा सा हम सर्किट पे बात कर लें, क्योंकि अभी तो 1 घंटा होने वाला है, तो अभी तो ख़त्म हो जाएगा. अभी मुझे ओम्स लॉ और थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के बारे में बताना है, थोड़ा सा सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करना है. सर यस लावण्य. सर मैं दूसरे घंटे के लिए ज्वाइन नहीं कर सकती. अरे नहीं, अरे बेटा अभी नहीं है. मैं ये कह रहा था आप ये क्लास शाम को ख़त्म हो जाएगी. कितने बजे? 1 बजे ख़त्म होगी ना? कितने बजे ख़त्म होती है आपकी स्कूल? जी सर 7 o'clock से 1 o'clock. हाँ 7 o'clock से 1 o'clock तब ख़त्म हो जाएगा आपका. तो हम क्या क्लास को 3 से 4 रख सकते हैं, या 2:30 से 3:30 रख सकते हैं? यस सर. 2 o'clock रख लो. कितने? 1 से 2. यस सर. 1 से 2 एकदम से ख़त्म होते नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि मेरे, नहीं सर पढ़ पाएंगे, पढ़ लेंगे. अरे बेटा सर. सबका, सर- बेटा सबके लिए सर देखना 2 से 2. मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 कर लेते हैं, क्योंकि सबके लिए सबका देखना पड़ता है ना. तो अभी देखो, अब मैंने बोला 1 to 2, तो कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन हुआ. 2 to 3 रख लो या 3 to 4 रख लो. इन दोनों में कोई भी टाइम बता दो आप मुझे. सर 2 to 3. आप बताओ लावण्या, इसमें क्या दिक्कत है 2 to 3 में? ओके सर कोई दिक्कत चलो ये आप हो गए. अंतरिक्ष आप बताओ बेटा 2 to 3. सर 2 to 3 नहीं सर, क्योंकि 2 to 3 सर 2 to 3 हमारी ऑनलाइन क्लास होती है. अच्छा कौन से सब्जेक्ट की? सर हिंदी की होती है. अरे एक दिन हिंदी मत पढ़ लेना. हिंदी तो है,
चलो अच्छा कोई बात नहीं, ओके अच्छा सर, कोई कोई बात नहीं, बात कर लो, अच्छा जैसे भी देख लो। वैसे हिंदी है तो हिंदी तो मैनेज किया जा सकता है ना। अगर ऐसा होता है मैथ होता है साइंस होता है, हिंदी तो थोड़ा मैनेज कर सकते हो, तो एक बार आ जाओगे तो दोनों बच्चे उसी समय आ जाएंगे, है ना। ओके सर, कोई बात नहीं। हिंदी का बच्चों से पूछ लेना, लेकिन इसमें आ जाना थोड़ा साइंस का। तो 203 में थोड़ा सा हम सर्किट डायग्राम के बारे में बात कर लेंगे, तो कुछ थोड़ा सा और हो जाएगा। तो बाकी जब हम ऑफलाइन में मिलेंगे तो कम से कम ये रहेगा ना, आपको कुछ बेसिक्स आइडिया, क्योंकि जो ये 203 वाली क्लास है ना, ये हो सकता है 203 भी हो जाए, 3 से सवा 3 भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको ना सर्किट डायग्राम तक चीज़ें पढ़ा दूंगा। तो उससे ये रहेगा ना कि आप क्लास में जब बैठेंगे तो थोड़ा आपके पास कुछ नॉलेज रहेगी कि हाँ अब हमें भी समझ में आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मैं चाहता हूँ वहाँ तक आपका करा दिया जाए। ठीक है लावण्य? ओके सर। ओके अंतरिक्ष एंड दीपक, थोड़ा सा कॉपरेट करो बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो वहाँ पर, बस इसलिए ये मेहनत की जा रही है। ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है बेटा। तो चलो अब लास्ट जाते जाते बस एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, और वो ये है कि देखिए अभी मैंने आपको बताया करंट के बारे में, और अभी मैंने बताया वोल्टेज के बारे में। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और वोल्टेज क्या होता है? वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यही समझाया था। अब जरा समझते हैं कि करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता है। तो देखिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है करंट को मेजर करने के लिए, उसे कहते हैं एमीटर। उसे कहते हैं एमीटर। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर करंट। एमीटर इज अ डिवाइस which measure current। और एक नोट लिखेंगे, और नोट ये है कि एमीटर जो है वो एक डिवाइस है जिससे करंट को मेजर किया जाता है। नोट ये लिखना है कि एमीटर को लगाते कैसे हैं। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यह हमेशा कैसे लगाई जाती है? सीरीज में लगाई जाती है। ये सीरीज क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसी के साथ लगा देंगे, उसी के लाइन में लगाएंगे, है ना। इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। तो जब भी एमीटर, देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एमीटर का ये भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया जाता है बेटा। और देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से। तो हमेशा जब भी एमीटर जब भी कनेक्ट होगा ना, वो हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। अब बात करते हैं वोल्टेज को कौन मेजर करता है। तो उसके लिए होता है जो डिवाइस यूज की जाती है उसे कहते हैं बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which measure वोल्टेज, या विद इन ब्रैकेट लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नोट लिखेंगे इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यह हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल बोले तो देखिए अभी एक रेजिस्टेंस ये रहा वोल्टेज। तो ये देखिए जो रेजिस्टेंस है ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल विद रेजिस्टेंस लिख दीजिए। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में लगाएंगे। ये देखिए ये वोल्ट मीटर है, इसके सीरीज में हमेशा एमीटर लगता है, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है? उसके पैरेलल में लगता है। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये भी नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात आपको समझ में आया? कल एक क्वेश्चन हमने किया था, इस तरीके से नहीं किया था कि एक था इसमें 12 ओम भी था, तो हमने वोल्ट मीटर को यहाँ फिट किया था और एमीटर को यहाँ फिट किया था, अगर आपको याद हो तो। कल एक क्वेश्चन अब देखा था हमने। यस सर, आपने कराया था सर, हाँ। जिसमें सीरियल वाइज और हाँ। पैरेलल वाइज था। आपने कहा था कि अगर एक में सर्किट डिफ्यूज हो जाएगा तो बाकी के चलते रहेंगे सर्किट। पर अगर सीरियल वाइज में एक भी सर्किट बेकार होगा तो सारे बंद हो जाएंगे। और सीरियल वाइज में ऐसा होता है, अगर फर्स्ट वोल्ट हमारा जितना मान लीजिए अगर उसको 14 की जरूरत है तो वो ज्यादा वोल्ट लेता है, इस वजह से लास्ट वाले को सबसे कम वोल्ट मिलता है। कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है पहले में कम हो बाद में ज़्यादा हो। ये नहीं कि हमेशा पहले में ज़्यादा ही होगा, कभी कभी क्या होता है पहले में कम हो बाद में ज़्यादा, तो मतलब होगा तीनों कमरे में अलग अलग वोल्टेज सप्लाई होगा, है ना।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, यस और नो? लावण्य, अंतरिक्ष और दीपक, यस सर। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लीव करते हैं और हम मिलेंगे 2 से 3 को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पढ़ाएंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपसे बात करेंगे, है ना, और रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ क्या है और सर्किट। ठीक है डियर? ओके सर। हाँ चलो।